नमस्ते, राम राम सभी को। और इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चन जो कि आज इन्फोसिस में पूछा गया था एसपीडीएसी हायरिंग में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज 26 जुलाई को यहाँ पर इन पर्सन असेसमेंट हुआ था इन्फोसिस का। एंड आज यहाँ पर जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड बाय फार मैंने आज तक जो इन्फोसिस के कोडिंग क्वेश्चंस देखे हैं, दिस इज द बेस्ट कोडिंग क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं जो मैंने आज तक इन्फोसिस के एग्जाम में देखा है। इससे पहले ऐसे जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो मैंने देखे हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्जाम दिया था, उसमें बहुत सिमिलर क्वेश्चन आया था इसका। जब मैं खुद एक स्टूडेंट था तब मैंने माइक्रोसॉफ्ट के एसडी का एग्जाम दिया था, तब मेरे को कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। एंड दैट वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन और काफी सिमिलर क्वेश्चन जो आज एग्जाम में है इन्फोसिस के देखने को मिला। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये इतना सुंदर क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो मैंने देखा है वो है बिकॉज इस कोडिंग क्वेश्चन का जो कोड है वो 4 लाइन का है। 4 लाइन, केवल 4 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सही बता रहा हूं, मैंने ये जब क्वेश्चन देखा तो अभी तो मैं लगातार कोडिंग तो पढ़ाता ही हूं, मुझे 30 से 35 मिनट लगे इस क्वेश्चन के उस सतह पर जाने में कि भाई ये क्वेश्चन चाह क्या रहा है, ये कैसे सॉल्व होना चाह रहा है। बिकॉज मैंने इसको बहुत सारे डायरेक्शन में सोचा, मुझे ऑप्टिमाइजेशन समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब मैं समझा ना तो मेरे चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आई और 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाल लिया। तो अगर आप सही डायरेक्शन में जाओगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ये बन गया है जो आज कोडिंग क्वेश्चन में आया था। मतलब आई लव दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड ये कैसे मुझे मिला, एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बताया था, आप देख सकते हो इन्फोसिस की वीडियो पे ही बताया था कमेंट सेक्शन में कि आज ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, अच्छे से समझाऊंगा मैं सारे क्वेश्चन को। उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट अर्जुन सीरीज। सो अगर फ्यूचर में कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में हायर करने आ रही है या आप ऑफ कैंपस की तैयारी कर रहे हो, किसी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, यू कैन परचेज द अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट फॉर ऑल असेसमेंट। इसमें आपको तैयारी करने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आपका एप्टीट्यूड पूरा कवर है, रीडिंग पैराग्राफ है, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, कॉग्निजेंट कैपजेमिनी पूछती है गेमिफाइड, ठीक है, स्यूडो कोड, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस आपको सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, कंपनी वाइज मटेरियल, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये एक सीरीज अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट करके जा रहे हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लास्ट ईयर इतने सारे सिलेक्शंस हुए बिकॉज इस सीरीज को कंप्लीट करना हंसी खेल नहीं है। इसमें 1,500 से ज्यादा क्वेश्चन है, 1500 से ज्यादा क्वेश्चन है। एंड आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, कोई भी कंपनी की हायरिंग आएगी ना आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे अगर आप इस सीरीज को सॉल्व करके जाते हो तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो यू कैन परचेज इट। आप किसी भी बैच से हो सो यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। एंड क्वेश्चन को समझना चालू करेंगे, मैंने कैसे दिमाग लगाया, क्या डायरेक्शन सोची, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से मैंने सोचा। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, you are given an integer array A of size n, two integers d and m. Your task is to count the number of unordered pairs ij such that I and j की value is between 0 to n. ai plus aj modulus by d is equals to 0 and ai minus aj modulus by m is equals to 0. Return the total number of pairs satisfying both conditions, ठीक है। इनपुट फॉर्मेट क्या रहेगा, फर्स्ट लाइन में आपको 3 इंटीजर्स देंगे एन डी एम, सेकेंड लाइन एन स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग्स एरे होगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर दिए गए हैं, सो कॉन्स्टेंट्स काफी बड़े हैं जैसा कि आप देख सकते हो। सो ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया है, आउटपुट दिया है, कैसे दिया है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आउटपुट समझेंगे। क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक एरे दिया होगा, दो नंबर्स दिए होंगे डी और एम, ठीक है। ये दो कंडीशंस हमें चेक करनी है। क्या कंडीशंस चेक करनी है कि ए आई और ए जे को जोड़ के जब हम डी से मॉड्यूलस करें तो आंसर 0 आना चाहिए। ए आई माइनस ए जे करके जब मॉड्यूलस एम से करें तो मॉड्यूलस 0 आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं किसी भी पेयर की, तो वो पेयर को हम काउंट कर सकते हैं, सिंपल। अब जैसे ये एरे दिया हुआ है, सो इस एरे में कैसे काउंटिंग करी है, सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने कौन सा पेयर लिया है, जैसे 1 और 5 लिया है, इसका आंसर 4 आ रहा है, राइट। सो इसमें अगर आप देखोगे तो एन की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू कितनी दी है 3 और एम की वैल्यू कितनी दी है 2, ठीक है। अब पहला पेयर जैसे हमने लिया है इसमें 1 और 5 जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कंडीशन दी है, ध्यान से सुनना कंडीशन क्या बोल रही है, ए आई प्लस ए जे मॉड्यूलस बाय डी, ठीक है। सो सबसे पहले ए आई प्लस ए जे मॉड्यूलस बाय डी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या दी है, ए आई माइनस ए जे मॉड्यूलस बाय एम इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए आई की वैल्यू क्या हो गई, ए आई की वैल्यू हो गई अपन की 1,
प्लस ये एजे की वैल्यू कितनी हो गई 5, सो मॉड्यूलस बाय डी, डी की वैल्यू क्या है 3, नीचे वाला पेयर क्या है ए आई माइनस ए जे, दैट मीन्स 1 - 5, एंड इसके आगे आप देख सकते हो ये पॉजिटिव अपन का आएगा, मॉड्यूलस बाय एम है 2, दोनों के आंसर कैलकुलेट करते हैं तो 6 मॉड्यूलस बाय 3, सो 6 ये अपन का कितना आ गया, ठीक है, ये आ गया अपन का 6 मॉड्यूलस बाय 3, सो 6 मॉड्यूलस बाय 3 पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा रिमाइंडर का 0, ये कितना आ जाएगा अपन का 4 मॉड्यूलस बाय 2, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0, सो दोनों का आंसर 0 आ गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, सो 1,5 ये एक पेयर काउंट हमारा हो जाएगा। सो इस प्रकार से हमें पेयर्स काउंट करने हैं, तो ये जो कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है, दो, वो सारे पेयर्स हमें काउंट करने हैं, और कौन कौन से पेयर्स ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 5 2 4 5 7 यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे पेयर्स, ठीक है, एक बार देख लो आप, ठीक है, 1 5 2 4 5 7 और 4, ठीक है, जैसे एक पेयर और देख लेते हैं 1 2 4, सो 2 4 वाले अगर पेयर को देखें तो 2 + 4 मॉड्यूलस बाय डी की वैल्यू क्या है 3, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 6 मॉड्यूलस बाय 3 कितना आ गया 0, और a माइनस जे, सो 2 - 4, एंड मॉड्यूलस बाय m की वैल्यू क्या है 2, सो ये कितना आ गया अपन का 2 मॉड्यूलस बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया मैं आपको समझा, मैंने बोला ये तो यार बड़ा क्वेश्चन सिंपल है, अगर अपन को इसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना, अगर मैं इसमें ऑप्टिमाइजेशन ना करूं तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। क्यों बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, मैं क्या सोचूंगा कि अगर मुझे ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना, मेरे को एरे दिया हुआ है, राइट, मैं इस एरे पे दो लूप चला लूंगा, एक चला लूंगा आई पॉइंटर से फॉर आई इक्वल्स टू आई टू एन, मैं एक लूप चला लूंगा, एक लूप चला लूंगा फॉर जे, और जे क्या होगा i+1 टू एन, ये दो लूप चला लूंगा, सारे पॉसिबल जो पेयर हैं वो मैं बना सकता हूं, और जितने भी सारे पॉसिबल पेयर हैं उसमें मैं एंड कंडीशन लगा दूंगा कि अगर ये इस वाली कंडीशन को, जो हमारी कंडीशन 1 है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, एंड कंडीशन 2 को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, आंसर आ गया। बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है, समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है, लेकिन डबल लूप लगा दिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, भैया इन्फोसिस का पेपर है, ऐसे हल्के में तो निकलेगा नहीं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, ये बड़ा दिलचस्प चीज थी, और जो मैंने ऑब्जर्व करी मुझे मजा आ गया इस क्वेश्चन में, ऑप्टिमाइजेशन बड़ा प्यारा था इस क्वेश्चन का, कैसे प्यारा था, मैंने सोचा कि भाई दो लूप लगा रहे हैं, डबल लूप लगा रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सिंगल लूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट सिंगल लूप में मेरे दिमाग में जो अप्रोच आई वो मैं बता रहा हूं, कि अगर मुझे इसे सिंगल लूप में सॉल्व करना है, सिंगल लूप में अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, तो फॉर एग्जांपल मेरा ये एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज दी हैं, लाइक 1 3 5 7 जो भी वैल्यूज दी हैं, अगर मैं सिंगल लूप में आगे बढ़ गया तो मुझे पता है कि मैं पीछे वाली वैल्यू को दोबारा से एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिंगल लूप है, सिंगल लूप मतलब हम एक पॉइंटर को यहां रखेंगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो मैं पीछे वाले को एक्सेस कर ही नहीं सकता, मतलब उसको मेरे को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, पीछे वाले नंबर्स को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, और ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या चीज यूज आती है, क्या चीज यूज आती है, आपने देखा होगा ऐसी कंडीशन में हमेशा हैश मैप का यूज आता है, तो भाई हैश मैप अपन इसमें यूज कर लेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन हैश मैप को यूज कैसे करें, फिर मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ उस प्रकार से ऑप्टिमाइज करी जा सकती है कि हमारे पास कुछ नंबर है, ठीक है, एंड वी वांट सम अनदर नंबर, क्योंकि ये चीज तो हमने टू सम प्रॉब्लम में करी है, टू सम प्रॉब्लम आप लोगों ने लीड कोड पे करी होगी, उसमें हमने वो सेम चीज करी है, हमारे पास एक नंबर है, दूसरा नंबर हमें चाहिए, तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है, बट इसमें क्या है, हमारे पास एक नंबर है और दूसरा नंबर क्या चाहिए वो हमें नहीं पता, तो सिंपल सी बात थी जो मेरे दिमाग में आई, मैंने बोला कि दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, तो मैंने इसमें एक चीज सोची जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये थी कि जैसे हमें पहली कंडीशन क्या दी है और ये दूसरी कंडीशन दी है, तो पहली कंडीशन छोड़ो दूसरी कंडीशन पे आओ पहले, दैट इज ए आई माइनस ए जे मॉड्यूलस बाय एम, ठीक है, ए आई माइनस ए जे मॉड्यूलस बाय एम इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये कंडीशन हमें दी है, अब इस कंडीशन को हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार से ब्रेक डाउन करना है कि इसमें से हम ऐसा कुछ कर पाए कि हमारे पास कुछ नंबर हो, एंड इफ वी गेट कि कोई दूसरा नंबर हमें आगे मिल जाए, सो दैट हम चेक कर पाए कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, सो सिंपल सा आइडिया है कि एक नंबर हमारे पास अभी करंट कोई आ गया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई दूसरा नंबर आ जाए तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जैसा हम टू सम में करते थे, ठीक है,
कैसे करेंगे? तो देखो, जब ये कंडीशन मैंने देखी तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, मेरे दिमाग में ये चीज आई, इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इस कंडीशन को। दिस इज ए आई माइनस ए जे मॉड्यूलस बाय एम इक्वल्स टू जीरो। मतलब अगर ए आई कोई एक नंबर दिया है, मुझे एक नंबर दिया है ए आई, अगर उसमें से मैं ए जे को घटा दूं और अगर मैं उसका मॉड्यूलस कर रहा हूं बाय एम, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा आंसर जीरो आ रहा है, ये बात मुझे पक्का पता है कि ए आई में से मैंने ए जे घटाया, मॉड्यूलस किया एम से, आंसर मेरा जीरो आ गया, तो मैं इसमें एक चीज गारंटी से बोल सकता हूं। एक चीज मैं क्या गारंटी से बोल सकता हूं? फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूं कि मैं दो नंबर्स ले लेता हूं कि सपोज मेरे m की वैल्यू क्या है? मेरे m की वैल्यू सपोज 3 है। ठीक है, मेरे ai की वैल्यू क्या है? 8 है, और aj की वैल्यू क्या है मेरी? 2 है। ठीक है, अगर मैं इसका मॉड्यूलस बाय m कर रहा हूं, m की वैल्यू मेरी क्या है? 3, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? इसमें जीरो आ जाएगा, क्योंकि 6 मॉड्यूलस बाय 3, आंसर मेरा जीरो आ गया। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो लेकिन मुझे इससे एक चीज जो और समझ में आ रही है वो ये है कि अगर मैं ऑब्जर्व करूं इसको केयरफुली, तो ये है कि मैं एआई में से एजे को घटा के मॉड्यूलस बाय एम कर रहा हूं, तो मेरा आंसर जीरो आ रहा है। बट ये कंडीशन कब कब ये ट्रू हो पा रही है? ये कंडीशन कब ट्रू हो पा रही है? ये कंडीशन केवल उस जगह पर ट्रू हो पाएगी जब ये जो अंदर का ए आई माइनस एजे है, ये एम का मल्टीपल होगा। एम का मल्टीपल होगा तभी तो ये कंडीशन ट्रू हो पा रही है। दैट मीन्स मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये है, अगर ये कंडीशन है कि अगर ए आई माइनस ए जे, अगर ये एम का मल्टीपल है, तभी ये कंडीशन ट्रू हो पाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए आई मॉड्यूलस बाय एम इज विल बी इक्वल्स टू ए जे मॉड्यूलस बाय एम? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि अगर मैं दोनों का इंडिविजुअल मॉड्यूलस बाय एम कर दूं, तो भी तो मेरा आंसर जीरो ही आएगा। तो भी मेरा आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि मैं मॉड्यूलस बाय एम यहां पर कर रहा हूं। मॉड्यूलस बाय एम करने के बाद मेरा आंसर जीरो आ रहा है। मैं अगर मैं इंडिविजुअली यहां पर एम से मॉड्यूलस कर दूं, तो मेरा डेफिनेटली आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि जो अंदर के जो नंबर्स हैं, ये बात गारंटी है कि वो एम के मल्टीपल होंगे। एम के मल्टीपल होंगे, ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज है। तो ये कंडीशन मेरी ट्रू बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? आप फॉर एग्जांपल देख लो। अभी हमने लिया था 8, 8 का मैं मॉड्यूलस कर दूं 3 से, सो मेरा यहां पर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। और मैंने दूसरा नंबर क्या लिया था? 2, 2 का भी मॉड्यूलस अगर मैं 3 से कर दूं, तो मेरा आंसर क्या बच रहा है? 2 ही बच रहा है। 2 माइनस 2 क्या आएगा? जीरो आएगा। और अगर आप देख रहे हो तो दोनों का आंसर 2 ही तो आ रहा है। दोनों का आंसर 2 ही तो आ रहा है। ये मेरा ए आई था और ये मेरा ए जे था। सो ये कंडीशन प्रूफ हो गई। मैंने ए आई का मॉड्यूलस किससे किया? एम से किया। और ए जे का भी मैंने मॉड्यूलस किससे किया? एम से किया। और दोनों का जब मैंने मॉड्यूलस किया, तो हमेशा दोनों का आंसर क्या आएगा? बराबर आएगा। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या आई? कि अगर मैं जिस नंबर पे हूं, अगर मैं ए आई पर चल रहा हूं, अगर मैं ए आई पर चल रहा हूं, एंड अगर मुझे ए आई मॉड्यूलस एम, ये अगर मुझे मिलता है, ये अगर मुझे मिलता है, तो मेरे पास ए जे मॉड्यूलस एम, अगर मुझे फ्यूचर में ए जे मॉड्यूलस एम मिलता है, तो मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर मेरे पास अभी के लिए ए आई मॉड्यूलस एम है और फ्यूचर में जाके अगर मुझे ए जे मॉड्यूलस एम मिलता है, तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। या फिर मैं ये बोलूं कि अगर मेरे पास अभी ए आई मॉड्यूलस एम है और अगर मुझे फ्यूचर में जाके भी ए आई मॉड्यूलस एम मिलता है, तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं। दोनों तरफ मॉड्यूलस एम है, मॉड्यूलस से मॉड्यूलस कट जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं ए, अगर मैं दोनों का मॉड्यूलस कर दूं, तो इक्वलेंटली दोनों लगभग बराबर ही चीज हो जाएगी कि ए आई और ए जे हमारे जो दोनों हैं बराबर हो जाएंगे आफ्टर डूइंग द मॉड्यूलस। इसलिए अगर मेरे पास करंटली मैं एरे पे जब लूप कर रहा हूं, अगर मेरे पास ए आई मॉड्यूलस बाय एम है और अगर मुझे फ्यूचर में भी उस एरे में ए आई मॉड्यूलस एम मिल जाता है, तो मेरी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। दैट इज ए आई माइनस ए जे मॉड्यूलस बाय एम इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, अब मुझे अपना एरे बार बार एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। अब बस मैं हर 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 जगह पे मैं ये चीज चेक करूंगा कि करंटली मेरे पास क्या वैल्यू है, करंट वैल्यू मेरे पास क्या है, मैं ये स्टोर करूंगा किसमें? ये चीज मैं स्टोर करके रखूंगा कि मेरी जो करंट वैल्यू है वो मेरे पास क्या है? ए आई मॉड्यूलस एम। और नीडेड वैल्यू क्या है? मुझे क्या वैल्यू चाहिए? वो भी मुझे चाहिए ए आई मॉड्यूलस बाय एम। अगर ये नीडेड वैल्यू मुझे कहीं भी मिल गई मेरे एरे में, दैट मींस ये वाली जो एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई।
सो कंडीशन 1 का सेटिस्फाई हमने सीख लिया कैसे करेंगे। मजा आया कि नहीं आया? मुझे तो बड़ा मजा आया था जब मैंने ये चीज सोची थी। तो दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन कह रही है ए आई प्लस ए जे मॉड्यूलस बाय डी इक्वल टू जीरो। ये बहुत ट्रिकी कंडीशन है, उसको नंबर से समझेंगे अपन। ये कंडीशन तो, ये जो सेकंड कंडीशन थी वो तो हमने सेटिस्फाई कर ली। दूसरी क्या कह रही है? ए आई प्लस ए जे मॉड्यूलस बाय डी इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं कोई दो नंबर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं दो नंबर लेता हूं, सपोज मेरे डी की जो वैल्यू है वो 5 है, ए आई की वैल्यू मेरे पास, ए आई की वैल्यू जो है मेरे पास वो सपोज 7 है। मैं वैल्यूज को पुट करता हूं, तो मैंने यहां पे पुट किया 7 प्लस ए जे, क्योंकि ए जे तो मुझे चाहिए मेरे पास, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं मेरे पास ए आई है, तो ए जे मुझे क्या चाहिए होगा, डिवाइडेड बाय डी सपोज 5 है इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें लिखा है कि 7 प्लस ए जे मॉड्यूलस बाय 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो अगर 7 प्लस ए जे मॉड्यूलस बाय 5 इक्वल्स टू 0 है, तो डेफिनेटली मैं 7 में क्या ऐड कर रहा हूँ? अगर मेरे को 7 में कोई चीज ऐड करनी है जिससे 5 का मॉड्यूलस करने पे 0 बन रहा है, ठीक है, तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ए जे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3 होगी, 13 होगी, या फिर मैं बोल सकता हूं कि 23 होगी, कुछ भी होगी, बट जहां पर भी 10 बनेगा वहीं पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी। और ये चीज क्या बताती है, ये चीज क्या बताती है, ये यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करना कि अगर ये वाली मेरे सामने कंडीशन है, दैट इज 7 प्लस ए जे, ठीक है, मॉड्यूलस बाय 5 इक्वल्स टू 0, अगर मैं 7 का मॉड्यूलस यहां पर 5 से कर रहा हूं, सो इट विल बी 2 प्लस ए जे, ठीक है, इक्वल्स टू 0 मॉड्यूलस बाय 5। ठीक है। एंड ए जे की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए? ए जे की वैल्यू यहां पर डेफिनेटली क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 3 होनी चाहिए। ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि अगर मुझे ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से दी है तो मुझे, मेरे पास यहां पर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और बेसिकली ये 3 है क्या? बेसिकली ये 3 क्या है? अभी मैंने आपको बताया ना, यहां पर जो वैल्यू है वो 3 होनी चाहिए जब मैं इसको करूं मॉड्यूलस बाय डी। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जब मैं ए जे मॉड्यूलस बाय डी करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? तो मुझे मिलना चाहिए डी जो 5 था, ठीक है, और मैंने क्या किया था ये 5 के साथ, ये 5 के साथ अभी मैंने क्या किया था, आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं 5 में से माइनस कर दूं जो ए आई दिया है एंड उसका मॉड्यूलस बाय डी, ये बोल सकता हूं कि नहीं कर सकता? मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं? देखो ध्यान से सुनना, इट विल बी डी माइनस ए आई मॉड्यूलस बाय डी। डी की वैल्यू पुट करो, क्या है? 5 माइनस ए आई की वैल्यू यहां पर क्या थी? 7। सो 7 मॉड्यूलस बाय डी, 7 मॉड्यूलस बाय डी क्या आया हमारा? 2। सो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। 3 ही तो चाहिए था हमें। सो बेसिकली ये मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता कि मुझे अगर यहां पर क्या बोल रहा था मैं, कंफ्यूज ही हो गया। ठीक है, ये चीज चाहिए मुझे, ठीक है, ये चीज मुझे चाहिए, राइट। सो इसको अगर मैं फॉर्मूले में लिखूं तो इट विल बी डी माइनस ए आई मॉड्यूलस बाय डी, ये मुझे चाहिए होगा, राइट। अगर यहां पर आप देख सकते हो जो जो चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से सुनना, मुझे यहां पर क्या चाहिए होगा? डी माइनस ए आई, ठीक है, मॉड्यूलस बाय डी, यही वैल्यू तो मुझे चाहिए होगी। जब मैंने इसको नंबर्स में पुट किया तो ये जो वैल्यू है ये मुझे चाहिए होगी। ध्यान से सुनना, ये वैल्यू मुझे चाहिए होगी कब? अगर मैं यहां पर इस प्रकार से यहां पर इस पर मॉड्यूलस कर रहा हूं, अगर मैं इस प्रकार से यहां पर इस पर मॉड्यूलस कर रहा हूं, सो मुझे यहां पर ये वाली वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है। सो जो मेरी दूसरी कंडीशन है उसको मैं दोबारा से एक बार आपको समझाता हूं कि अगर मेरे पास जो ए आई की वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 7, सपोज मैं मान के चल रहा हूं, और डी की वैल्यू 5 है, एंड कंडीशन दी है हमें ए आई प्लस ए जे, ठीक है, मॉड्यूलस बाय डी इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ए आई की वैल्यू जब मैंने यहां पर पुट करी 7, और अगर मैंने इसका मॉड्यूलस कर दिया बाय 5, तो मेरे पास क्या आया? ये 2 आ गया। अगर मुझे 2 आ गया और मुझे यहां पर 0 बनाना है तो एजे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मेरे पास ये 2 आ गया और मुझे ये 0 बनाना है तो एजे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। और वो 3 किस फॉर्मूला से आएगी? तो मैंने क्या किया? मैंने किया ए आई मॉड्यूलस बाय डी, यही तो मैंने किया, ए आई मॉड्यूलस बाय डी, ये मैंने किया। अगर मैंने ये किया ए आई मॉड्यूलस बाय डी, ठीक है, तो जो
ए जे की वैल्यू है जो मुझे चाहिए, वो क्या चाहिए, वो कैसे आएगी, वो वैल्यू कब आई, जब मैं डी में से क्या माइनस कर दूं, ये 5 था। सो 5 में से मैंने क्या माइनस किया, 5 में से मैंने माइनस किया ए आई मॉड्यूलस बाय डी। ये कंडीशन हमारी, जब मैंने ये चीज कर दी तो मेरा जो डेफिनेटली आंसर है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये चीज भी हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये हमारी सेकंड कंडीशन बनेगी, ये हमारी यहां पर सेकंड कंडीशन बनेगी कि अगर मेरे पास ये वैल्यू है, अगर मेरे पास ये वैल्यू है तो मुझे रिमाइंडर में ये वैल्यू चाहिए होगी। अगर मेरे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू मुझे फ्यूचर में मिल गई, इसका मतलब मेरा जो सेकंड कंडीशन है, वो जो फर्स्ट कंडीशन है, वो भी मेरी सेटिस्फाई हो गई। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर आपको ये चीज क्लियर हुई है, नहीं हुई है, तो एक बार मैं आपको और दिखा देता हूं कि मेरी दो कंडीशंस क्या है। ठीक है, सो आप देख सकते हो। सो ठीक है, सो बेसिकली ठीक है, हाँ, तो ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई। तो अब मैं आपको ध्यान से जो दोनों कंडीशंस हमारी थी वो अब मैं आपको समझा देता हूं। दोनों कंडीशंस में पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेता हूं कि एक तो कंडीशन हमारी ये बन गई कि अगर हमारे पास ए आई मॉड्यूलस बाय एम है तो हमें एरे में फ्यूचर में चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास करंटली ये है तो हमें नीडेड क्या रहेगा, नीडेड भी हमें फ्यूचर में रहेगा ए आई मॉड्यूलस बाय एम। दूसरी कंडीशन जो अभी हमने निकाली वो ये निकाली कि अगर मेरे पास ये है रिमाइंडर, दैट इज आर इक्वल्स टू ए आई रिमाइंडर बाय डी, अगर मेरे पास ये वाला रिमाइंडर है तो फ्यूचर में मुझे क्या चाहिए होगा, डी माइनस ए आई मॉड्यूलस बाय डी। फ्यूचर में मुझे क्या नीडेड होगा, डी माइनस ए आई मॉड्यूलस बाय डी, या ए आई मॉड्यूलस बाय डी को मैं क्या बोल सकता हूं, आर भी बोल सकता हूं, दैट इज डी माइनस आर। एन विल बी इक्वल्स टू डी माइनस आर। ये दो कंडीशंस हमें चाहिए होगी। सो अगर मेरे पास ये है तो ये चाहिए होगा, ये है तो ये चाहिए होगा, दोनों कंडीशंस इसमें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ बचा ही नहीं, दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। हमने एन डी एम तीनों वैल्यू ले ली, ठीक है, वेक्टर ले लिया जिसमें हम अपनी वैल्यूज इनपुट करवाएंगे, अपने वेक्टर में सारी वैल्यूज इनपुट करवाई। उसके बाद हमने एक मैप ले लिया, ठीक है, मैप ध्यान से सुनना, हमने कैसे बनाया है, हैश मैप। हैश मैप में हमने पेयर बनाया क्योंकि हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि पहली भी वैल्यू सेटिस्फाई करे और दूसरी भी वैल्यू सेटिस्फाई करे, इसलिए हमने पेयर लिया है। जो पेयर होने वाला है वो इंट इंट का पेयर होने वाला है। तो इंट इंट का पेयर यहां पर रहेगा जिससे हमें दो वैल्यूज जो है आप देख सकते हो हमारे पास मैच करने के लिए हो। एंड मैप का नाम हमने लिया है मैप। ठीक है, आंसर हमने अभी करंटली 0 बना लिया, लूप चलाया हमने 0 से लेके n तक। अब ध्यान से सुनना, पहले m के लिए हमने रिमाइंडर निकाला कि हमारे पास करंटली क्या है और हमें क्या चाहिए। तो हमारे पास अभी करंटली क्या है वो ध्यान से सुनना। ये जो प्लस एम हमने किया है और मॉड्यूलस बाय एम किया है, ये हमने ओवरफ्लो बचाने के लिए किया है। ये चीज मेरे हिसाब से आपको ऑलरेडी आती होगी। जो मेन चीज होती है वो बीच की होती है बस। ये बाकी का जो हम प्लस करके मॉड्यूलस करते हैं केवल ओवरफ्लो बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, सो रिमाइंडर एम, एम में मेरे पास रिमाइंडर क्या है, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि करंट एम वाली कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, ए आई मॉड्यूलस बाय एम। सो ए आई मॉड्यूलस बाय एम हमारे पास है। बाकी ये जो प्लस एम मॉड्यूलस बाय एन किया, ये क्या किया है अपन ने, ओवरफ्लो बचाने के लिए। इसी प्रकार से डी के लिए हमारे पास रिमाइंडर क्या है, डी के लिए रिमाइंडर जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, हमारे पास करंटली क्या है, हमारे पास करंटली है ए आई मॉड्यूलस बाय डी। ये दोनों अभी हमारे पास करंटली हैं जिनको हम रिमाइंडर एम और रिमाइंडर डी में स्टोर कर लेंगे। अब हमें नीडेड क्या है, नीडेड क्या है, नीडेड क्या है, पहले वाले के लिए क्या नीडेड है, जो हमारा रिमाइंडर एम है वही नीडेड है, राइट, क्योंकि ए आई मॉड्यूलस बाय एम हमारे पास ऑलरेडी है और यही हमें फ्यूचर में भी चाहिए। तो ये तो हमारा सॉर्टेड हो गया, बट यहां पर हमें रिमाइंडर के लिए जो नीडेड है वो निकालना पड़ेगा। और नीडेड की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, डी माइनस रिमाइंडर, यही तो निकाली थी। तो डी माइनस रिमाइंडर की वैल्यू यहां पर क्या है, रिमाइंडर डी वाले की ए आई प्लस डी। सो यहां पर रिमाइंडर की वैल्यू यहां पर ये जो है ये यहां पर आ जाएगी, आप डायरेक्टली इस वाली वैल्यू को यूज कर सकते हो। सो यहां पर ये हो जाएगा डी माइनस आर। सो ये वाली वैल्यू हमने यहां पर डायरेक्टली यूज कर ली, मॉड्यूलस बाय डी। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कि हमें एक तो ये नीडेड है और एक हमें रिमाइंडर एम जो ऑलरेडी है हमारे पास वही हमें नीडेड है, यही हमने डिस्कस किया था। बस जब ये दोनों हमें चाहिए तो सीधे सीधे हम मैप में चेक कर लेंगे क्या हमारे मैप में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और कितने पेयर्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम जस्ट मैप में ये चेक कर लेंगे दोनों वैल्यूज को पास करके। सो वैल्यू हमने पास कर दी रिमाइंडर एम एंड नीडेड, ये दोनों हमने पास कर दी, नीडेड और रिमाइंडर एम। और जितने भी पेयर्स हमें ऐसे मिलेंगे उसको हम अपने आंसर में जोड़ देंगे, सेम जो हम टू सम में कर रहे थे।
और जब हमने चेक कर लिया आंसर में जोड़ दिया, लास्ट में ये जो दोनों वैल्यूज हैं उनको हम पुट कर देंगे अपने मैप में फ्यूचर में यूज करने के लिए। तो रिमाइंडर एम और रिमाइंडर डी दोनों के दोनों हमारे यहाँ पर मैप में यहाँ पर पुट हो जाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा देंगे। दैट्स इट। सो दिस वाज द कोडिंग क्वेश्चन व्हिच गॉट आस्क्ड। मजा आया होगा, मुझे तो बड़ा मजा आया सॉल्व करते में। समझाने का मैंने आपको पूरा समझाया है कि क्या मैथमेटिकली आपने इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।